उसे, फिर वो ए और बी की भी वैल्यू निकलवा रहा है, वो भी उस तरीके से सेटिस्फाई कर दे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो मेरे पास सवाल है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगली क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि आज की क्लास में तुम बहुत ही बढ़िया मस्त एकदम भीने भीने तैरते हुए चले हो, छाछ पीते हुए ठंडे हो गए। अब एक बार पेपर डिस्कस, पेपर निकालो अपने, पेपर फटाफट पूरा पेपर डिस्कस करवाते हैं। ग्रुप पे अपलोड करा था, कर दिया था ना, पता नहीं यार मैं व्हाट्सएप देख नहीं पाता, जब देखता हूँ तो पढ़ ही लेता हूँ फिर चीजें। अच्छा ग्रुप पे तो भेज ही रखा है ना, इसमें खोल लेते हैं, ये भी सही है। कंप्यूटर पे जाके नहीं, व्हाट्सएप से तो कर लूँ पहले, व्हाट्सएप पे देखूंगा ही मैं। अब व्हाट्सएप खोल के भी तो देखना चाहिए, व्हाट्सएप ही नहीं खोल पाता मैं। आज वैसे जो मैं, मेरा मूड था कंटेंट कराने का, उसका आधा ही हो पाया वैसे। काइंडली ट्राई दिस बिफोर नेक्स्ट क्लास। अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा पता नहीं क्या ट्राई करने को कह रहा है इसको। ठीक है। यही थे ना सबसे पहले, एक इमेज शायद 2 बार डाउनलोड हो गई है, कोई नहीं। एक तो पेंट वाला हिसाब बहुत बेकार लगता है मुझे, इसमें पता नहीं दूसरे वाला क्यों नहीं है सॉफ्टवेयर। कहाँ से? हाँ अच्छा, तू अपलोड करवाने कह रहा है इसमें? अरे तो फिर पूरा एक ही आ जाएगा ना, चलो ठीक है, फिर तुम्हें नहीं दिखाई देगा वो। एक तो इसको क्रोप 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 कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारे किसी मतलब का नहीं है, यहाँ से यहाँ तक भी किसी मतलब का नहीं है। दिखाई दे रहा है सबको? अरे बस सामने देख, सब नहीं दिख रहा है? अच्छा देखो पहले वाला फटाफट देख लो एक बार, पढ़ तो सब नहीं लिए होंगे ना, कम से कम सवाल नहीं हुए, पढ़ तो लिए ही होंगे। तो ऐसा नहीं है एक एक सवाल पढ़ रहा हूँ फिर मैं खुद समझ रहा हूँ फिर तुम्हें समझा रहा हूँ, है ना? तो खैर मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक सेंटीमीटर की स्ट्रेट वायर, ठीक है, एक एम्पियर करंट दौड़ रहा है उसमें से, तो एक काम करो डीबी दिख लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ऐसा करो साइन थीटा मत लगाओ, डी एल क्रॉस आर लिख के और नीचे लिख दो आर क्यूब। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे वो भी बताता हूँ। इसने बोला 1 मीटर 0, और ये है 1 सेंटीमीटर की। अगर ये 1 सेंटीमीटर की है तो 1 सेंटीमीटर की जिस एक्सिस में रखी हुई है, मिड पॉइंट पे मैंने माना ओरिजिन, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0.05 मीटर से लेके प्लस का 0.05 मीटर। ये किसकी लिमिट है? डीएल की। डीएल क्या है? एक एलिमेंट किसके ऊपर? वायर के ऊपर। क्योंकि जो मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी मैंने उसके हिसाब से पढ़ाई थी कि एक फॉर्मूला ऐसे तो रटवाया नहीं था, ये फॉर्मूला समझाया था कैसे काम करता है, किस किस लिए लिखना होता है। तो डीएल एक एलिमेंट है, करंट की डायरेक्शन में मानते हैं, वायर पे मानते हैं। इस डीएल का इंटीग्रेट करने के बाद पूरी लेंथ की वायर मिल जाती है। ठीक है, तो ये लिमिट किसकी लगानी है? मुझे लेंथ की लगानी है। जो वायर रखी है वो मैंने ऐसे मानी है कि 1 सेंटीमीटर की है, यहाँ ओरिजिनल मिड पॉइंट पे, तो ये कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.05, इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.05। ठीक है, एक बार देख लो, 0.05 है, 0.005 है, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻, तो फिर ये 00 आएगा, तो एक और जीरो। क्यों? अरे 0.5 सेंटीमीटर है वो, 0.10⁻² से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो यहाँ पे भी 0.5 मीटर। कोई दिक्कत? अच्छा इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, फिर इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, दे रखी है उसने 1 एम्पियर। अच्छा ये डीएल पता है तुम्हें, इंटीग्रेट डीएल को ही करना पड़ेगा, बाकी तो बाहर आ जाएगा, तो नीचे आर स्क्वायर ही लिखा जाएगा। और आर स्क्वायर क्या लिखा जाएगा? आर स्क्वायर लिखा जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर। इंटू में डीएल कहां से कहां तक? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, और एल की लिमिट क्या रखी जाएगी? 0.005 माइनस
माइनस 0.5। इसको सुलझा लेना, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। क्या, हाँ एक ही आ रहा है, वही डायरेक्टली भी रख सकते थे इसमें, क्योंकि वो डायरेक्टली जुड़ते चले जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिस्टम है। आंसर यही आएगा, ऑप्शन हो ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, बता देना उसको ऑप्शन सही नहीं है। अगर वो कोई और तरीका बताता है मेरे पास लेके आना, मैं जस्टिफाई करूंगा कि हाँ वो तरीका सही है कि नहीं है, ठीक है। आंसर यही आएगा, कुछ ही कर लो, ठीक है। ये मैंने आज इस तरीके से क्यों करा है, क्योंकि पिछली क्लास में तुम बोल रहे थे आंसर नहीं आ रहा, और पिछली क्लास में भी हमारा सेम आंसर आ रहा था, तरीका लगता, तरीका लग गया था, मैंने एक ले लिया था डायरेक्टली बिना इंटीग्रेशन के। आज इंटीग्रेशन करके देख लिया तब भी वही आ रहा है, इससे ज्यादा क्रूड क्या कर लो तुम, है ना। अगले वाले ने उसने बोला है कि अ टॉर्क 80√3 और प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट द डायपोल मोमेंट मेक्स 60 डिग्री एंगल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देख सबसे पहले तो हमें टॉर्क लिखना आता है। टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है म्यू, म्यू क्या है, पोल स्ट्रेंथ, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ। जैसे वहां पे डायपोल मोमेंट होती थी ना, तो उसमें 2QL लिखा जाता था, है ना। तो वहां पे 2QL की जगह यहाँ पे P जो लिख रहे हो उसको एक काम करो, उसको P ही लिख लो, ज्यादा चक्कर मत तोड़ो, P, ठीक है। अच्छा वहां पे PE लिखा जाता था, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, PB साइन थीटा। तो यहाँ पे P की जगह M लिखा जाता है, तो एक तरीके से MB साइन थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा और मुझे क्या चाहिए, U के लिए क्या चाहिए होता है, U होगा तुम्हारा माइनस MB कोस थीटा। MB की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से निकाल लो, तो MB इक्वल्स टू टाउ बाय साइन थीटा। टॉर्क गिवन है मुझे, ये रहा 80√3, लिख लो 80√3, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो 160 आ गया, रखो यहाँ पे माइनस 160, और कोस 30, सॉरी कोस 30 कह रहा हूं, कोस 60 आधा, 160 का आधा इस 80 माइनस का, तो देख लो इसमें ये रहा, ठीक है। अच्छा कोई ऑफ एरिया इतना एंटन रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस इट इन इंस्टेंट वेलोसिटी बी पैरेलल टू द कॉइल ऑफ द प्लेन, ये रहा इसका आंसर, खत्म। देखते ही लगाना था तुम्हें, तो ये तो रहा फ्लक्स, एनबी ओमेगा तो आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद उसको, और एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो साइन 91 हो जाएगा, और क्या चाहिए तुझे इसमें, और ये तब होगा जब फाई 0 होगा, दोनों का मैं बता देता हूँ रुको। मुझे नहीं पता तुम्हें क्यों इन सवालों में कंफ्यूजन होती है, इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद डूबते वहां जा पानी नहीं है, सूखा बिल्कुल अकाल, फिर आई हुई है जमीनों में, वहां पता नहीं कैसे नाव गुजार रखी है तुमने। सुन ध्यान से, कोयल का एरिया ए हुआ, एन टर्न ले रहा है, लेता रहने दे, एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में आखिरी में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घूम रहा है जस्ट वो, ठीक है। एक्सिस है जिसके एक परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घूमेगा ना। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इट, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा और ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। एट एन इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बी पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल, अच्छा वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड ना, हाँ तभी तो आंसर आएगा, वरना आंसर भी कैसे आएगा, वेलोसिटी कहां से आ गई। तो और बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास में हुआ क्वेश्चन भी नहीं है, डेरिवेशन एक टाइप की, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है और इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ तो अच्छा ये कह रहे हो तुम यहाँ पे फाई की जगह ई लिखना चाहिए ना उसे, हाँ तो बस तो वो तो वही है ना, आंसर तो यही है, हाँ 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 हाँ, हम्म, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो कैसे, अबे फाई जीरो पे तो ईएमएफ मैक्सिमम नहीं आता, ईएमएफ फ्लक्स के चेंज की वजह से आता है, फ्लक्स की वजह से आता है, चेंज की वजह से आता है, उसने फाई जीरो बोला है, डेल्टा फाई जीरो बोला है, अरे डी फाई बाई डी टी तनिक निकालो तो सही, तुमसे इतना काम नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा तुमसे, रख वहां जीरो, ये फाई, ये फाई रख तो जीरो, दिख गया, और कुछ, चले आगे, तुम मत ही पढ़ो ना फिर उस लेवल पे जिस लेवल पे तुम पढ़ रहे हो, अगर ऐसे सवाल गलत कर रहे हो। अच्छा ये देखो, आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 6.9 माइक्रो एम्पियर,
IRMS कितना दिया उसने, 6.9 माइक्रो एम्पियर। कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर, इट इज कनेक्ट किया उसे किससे, 230 वोल्ट से, ऑब्वियसली आरएमएस है, अगर कुछ नहीं बोला उसने। इस अप्लाई विद एन एंगुलर ओमेगा है तुम्हारा 600 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, और मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। अच्छा, एक काम करो, करंट का फॉर्मूला बताना, आई आर एम एस किसके बराबर होगा, क्या बराबर होगा, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्स सी। ठीक है, तो बस खोल लो इसको, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्स सी कितना, 1 बाई ओमेगा सी, तो किसके बराबर आ गया, ओमेगा सी वी आर एम एस। अच्छा, तो मुझे निकालना था सी, सी कौन बराबर आया, सी बराबर आई आर एम एस बाई वी आर एम एस इंटू ओमेगा। अच्छा, वैल्यू रख के देखते इससे आंसर आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर वो जो कल मैं थ्योरी बता रहा था वो वाली लगेगी तुम्हारी की कैपेसिटर है और उसमें से इसी अलाउ नहीं होता, तो मुझे पीक वैल्यू के हिसाब से खेलना पड़ेगा, तो उससे भी खेल सकते हैं। बजाय उस इक्वेशन में जाने में पहले एक बार इसी से देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। आई आर एम एस कितना, 6.9 गुणा में 10 की घात नफी की 6 बरोबर। अच्छा, वी आर एम एस इज 230 बटे रूट 2, क्यों, अब अगर कुछ नहीं दिया तो वी आर एम एस को क्या, इसको इसी वोल्टेज को क्या मानेंगे, वी आर एम एस। अच्छा, और ओमेगा 600, तो 3 दूनी 6, सॉरी 6 थी 18 और 6 दूनी 12, तो 23 इंटू 6 128 आ गया है ना, और 3 जीरो पीछे है। अच्छा, इसका दुगना करोगे तो, इसको हटाओ, इसका दुगना करना, नीचे एक और जीरो आ गई, +4 आ गया। ठीक है, 69 और ये 128, क्या 2 से जा रहा है, देखना 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, तो 9 और 9 18, 6 और से 12 13 नहीं 138, हल्का सा चूक गए, क्या नीचे नहीं, मेरा तो 120, अच्छा 6 3 18, 6 दूनी 12 13, हाँ 138 तो है, ठीक है। तो इसको 69 बनाया, कट गया पूरा पूरा, नीचे आ गया 2, तो ये लिखा हुआ है 1/2 इंटू, ये जाएगा ऊपर 10⁻⁻10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 50 इंटू 10⁻11 लिखा जा सकता है, क्योंकि एक 10 यहाँ लगाया तो एक 10 से डिवाइड भी किया, 10 यहाँ था तो उसका आ गया, एक और लगा लो 12, क्योंकि मुझे उसमें ऑप्शन 50 जैसे दिख रहे थे, और 10⁻12 पिको आ तो रहा है, क्यों बकवास कर रहे थे कल तुम। साइनसोइडल, हाँ तीसरे का, जब इसको डिफरेंशिएट किया तो एक काम कर, मैं पूरी करवा देता हूँ, एक सेकंड, नहीं रुक जा, रुक जा, और बताइए क्लास में हुआ है कि नहीं। ये भी तो लिखा जाएगा, क्यों डिफरेंशिएट नहीं करने से, वो d5/dt लाला, चलियो पीछे जा, जो तूने पूरी क्लास बर्बाद करी है, पूरा चैप्टर बर्बाद करा है लिख के तूने, इसने कहा d5/dt भी तो लिखेंगे, अब फाई किसका फंक्शन है, ओमेगा टी का, कर तो दिया उसको डिफरेंशिएट, चेन लगा के ओमेगा तो लिख दिया, dt/dt अब 1 नहीं हो जाएगा, और दूसरा वो क्या बोल रखा, पैरेलल है उसके, प्लेन के पैरेलल है, तो इसे भी बताओ, प्लेन के पैरेलल होने का मतलब है तुझे ये तो समझ में आ गया ना d5/dt कितनी गंदी हरकत है, उसने बोल रखा है कि प्लेन के पैरेलल है वो, किसके पैरेलल, प्लेन के कोई पैरेलल, के प्लेन के पैरेलल हो गया, हाँ अब बी कैसे जा रही है, ग्रेस करती हुई जा रही है, हाँ अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, टोर कितनी लगेगी इस पे, और अब कैसे लगेगी, कितनी बार पढ़ाऊं ये बात मैं तुम्हें, कितनी बार गलत करोगे तुम ये बात, भाई ऐसे टोर्क 0 लगेगी, ऐसे टोर्क मैक्सिमम लगेगी, एरिया वेक्टर देख लिया अगर, हाँ बिल्कुल, कितना है, तो 90 के हिसाब से। अच्छा मुझे बता टोर्क 0 कब आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड, यार चुप तो रहे, जो पूछ रहा हूँ वो बोल, ये क्या है, ये क्या है, कोयल, टॉर्क कितना, टॉर्क कितना, ये मैक्सिमम टॉर्क नहीं होता, वो तो खत्म होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा,
अच्छा फाई किस किस के बीच का एंगल और ना, ये फाई बन चुका है, साइन थीटा तो यहाँ बन करके आया हूं मैं, थीटा तो थीटा ही रहेगा। होमवर्क है। अगर मैं गलत हुआ जो तू बोलेगा जिंदगी भर वो करूंगा। जो मैंने पढ़ाया है वो दोबारा पढ़ के आइयो, अपलोडेड लेक्चर है यूट्यूब पे विद प्रूफ। उसके बाद भी अगर तुझे ये दिक्कत रहती है ना तो बता दियो मुझे, अगर तू प्रूफ कर पाया कि ये चीज जो मैं बता रहा हूं गलत है। इसीलिए कहीं कहीं डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है, कराता भी हूं इसीलिए। ये फाई है, फाई। जब मैंने इसकी डेरिवेशन की थी तो मैंने बताया था कि साइन थीटा को हमेशा 90 डिग्री रखते हैं। फाई फ्लक्स है भाई, फाई आया समझ, फाई फ्लक्स है। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साइन का क्या होगा, कोस। जहां देख यहां साइन अगर यहां पे 0 हो जाता है तो फाई कितना हो जाएगा, 0, हटा दे डी बाई डी टी, दिख गया फाई 0। जहां फाई 0 है, जहां फाई 0 है, जहां फाई 0 है, बोलता जा वहां कहां गया, ये क्या निकाल रहा था मैं, एनबीओ ओमेगा कोस, वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो फाई 0 पे एनबीओ ओमेगा ही तो होगा। तो फाई 0 पे फाई ये ईएमएफ 0 कैसे लिख देगा, बस इतनी सी बात बता दे। मैं सवाल पूरा पढ़ा भी नहीं, मैंने बस ये देखा फॉर फाई 0 ईएमएफ मैक्सिमम होता है, खत्म बात। हाँ। मुझे बता ये पॉसिबल है, वो छोड़ तेरी बात ऊपर रख के सारी, ये पॉसिबल है क्या, इतना बता दे बस। इस फाई को ई पढ़ लो। हाँ पहले वाला फाई जो लिखा है हाँ ये फ्लक्स है, हाँ और फ्लक्स है ना, हाँ वो जो वहां पे फाई है ये वाला फाई मैंने उस वाली डेरिवेशन में लिया है, उससे मैच कराने के लिए फाई लिखा है, इस सवाल के हिसाब से नहीं लिखा। हाँ अब ये फाई एंगल तू बताओ तो किस किस के बीच का होता है, बता जल्दी बता। और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, हाँ। ये डिफरेंशिएट करके आया, इंटीग्रेट करके आया, कुछ ना कुछ तो करके आया, फंक्शन में चेंजेस आए हैं। अगर तू लिमिट ही लगा रहा है, इतना होशियार बन रहा है तो लिमिट चेंज भी कर, तो फिर मत कर, वो जो सिखाया वो कर ले। हम्म cos ओमेगा टी है डिफरेंशिएट करके भी, हाँ हाँ। और ओमेगा ओमेगा एक बार खुलवा कितना होता है, 2 पाई बाय, खुलवा तो सही, टी 2 पाई बाय टी है ना। अच्छा यहां टी की जगह क्या रखेगा, टी बाय 2, और तू उसको करेगा पाई बाय 2 और फिर बनाएगा 0 और बोल देगा कि फाई बराबर 0 पे ईएमएफ 0 आता है। तो मैं तो सोच रहा हूँ ना, मैं तो हर तरीके से सोचता हूँ। देख एक नंबर का सवाल है, बस तू अड़ा हुआ है बिना मतलब अपनी अनपढ़ता के ऊपर, पिछला पढ़ा नहीं हुआ आगे अड़े जा रहा है जबरदस्ती। इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा है कि भाई फाई 0 पे ईएमएफ कभी 0 नहीं हो सकता, ये गलत। मैं समझाने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, मैं 5 मिनट 15 मिनट लगा के करवाऊंगा तुझे वो चीज, और जबकि मैंने ऑलरेडी कराई हुई है। अगर तुम्हें भाई साहब यही करना है ना, बार बार एक ही चीज करनी होगी 2-2 रुपए वाली, तो भूल जाओ फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सीधी सी बात है। ऑलरेडी तुम दुनिया से ज्यादा स्लो चल रहे हो, जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है उसकी 1/10 की स्पीड पे भी नहीं चल रहे तुम। इसका बता, ए बी कभी आता हुआ देखा है, ईएमएफ की यूनिटी मैच नहीं हो रही भाई साहब। और अगर यहां कुछ लिखा हुआ है तो ये मैक्सिमम आ नहीं सकता। ये ऑप्शन दिखा, ये ऑप्शन दिखा, ये ऑप्शन दिखा, तीनों गलत दिखा, मुझे चौथा दिखते ही मैंने आंसर रख दिया सही है। मैंने सवाल भी नहीं पढ़ा इसीलिए इतनी जल्दी आंसर कर पाया, क्योंकि मुझे पता था फाई 0 पे ही मैक्सिमम हो सकता है ईएमएफ। अब बता, नहीं सोच पा रहा है ऐसे। अगला देखो, अगला तो हो ही गया, खैर उसमें भी पता नहीं पिछली क्लास में क्या कर रहे थे। साइनसॉइडल पीक वोल्टेज 283 है, तो वीआरएमएस कितना आया, यही देख कितना आया, 283 बटा √2, ये क्या आ गया, वीआरएमएस निकला। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अप्लाइड सीरीज एलसीआर सर्किट है, आर 30 ओम है और एल 25.48 हो गया, सी 796 माइक्रोफैराड, पावर डिसिपेटेड कंडीशन विल बी। अच्छा पावर डिसिपेट करवानी है, एलसीआर सर्किट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ये रेजोनेट नहीं कर गया, दिखा किसी को, अच्छा लिख भी तो दिया। अगर रेजोनेट कर गया, अब तो उसने लिख ही दिया, मुझे वो भी नहीं समझाना तुम्हें क्यों रेजोनेट कर रहा है। अगर ये रेजोनेंस कंडीशन है तो मुझे बताओ इन दोनों की मुझे जरूरत है क्या, बताओ। जेड ही क्या बनेगा, आर। अच्छा वीआरएमएस निकाल चुके हो तो तुम्हें क्या निकालना है, आई। आरएमएस किसके बराबर लिखा जाएगा, आई आरएमएस बाय आर। वीआरएमएस कितना है, 283 बटा √2 और आर कितना है 30, ठीक है। ये आ गया आई, पावर का फॉर्मूला, ये पावर ही निकाल लो ना डायरेक्ट,
अब देखा मैंने पावर निकालनी है, अगर पावर निकालनी है डायरेक्ट तो क्या लिखोगे, वी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड, और जेड ही किसके बराबर है, आर, वी आर एम एस का स्क्वायर कर लो, 283 का स्क्वायर बटा √2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 30, तो ये आया 283 इंटू 283 बटा 60। ठीक है, 6 से कोई कट रहा है इसमें, 6 कम 6, 6 कम 6 क्यों, 6 से पूरा पूरा नहीं कट रहा। ठीक है, तो आंसर डेसिमल में आएगा, इसको वेरीफाई कर लेना, कोई ना कोई तो है, किसी के पास कैलकुलेटर, एक बार डिवीजन मार के देख लो फटाफट, यही वेरीफाई कर लेता आंसर क्या है जल्दी। और भाई तू ये सब रिवाइज करना चालू करते, डेरिवेशन पे ध्यान दे तू बहुत ज्यादा, जब तक तू इसे पढ़ के नहीं आएगा मैं कराऊंगा भी नहीं। एक 1334 ये आ गया। ठीक है अच्छा, जब तुम पढ़ रहे थे लेक्चर में तो उसमें मैंने बोला होगा खुद ही कि ये चार्ट होगा एनसीईआरटी में, वो याद करके जाना है इनका, जो कि तुम ऑब्वियसली इग्नोर करके और मेरे ऊपर बातें डालोगे, है ना, कि मैंने चार्ट नहीं लिखा रट के। तो भाई सुन लो, 10⁻², 10⁻8, 10⁻8, सबसे कम इसकी है, सबसे कम इसकी है, अगर सबसे कम इसकी है तो ये रेडियो वेव है, सॉरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए रेडियो वेव, हाँ उल्टा, सबसे ज्यादा ये है तो रेडियो वेव, क्योंकि लैम्डा की बात हो रही है फ्रीक्वेंसी की नहीं, सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, अल्ट्रावायलेट की, तो ये तो हो गया अल्ट्रावायलेट और ये वाला हो गया रेडियो वेव, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मैंने गलती से यही ऑप्शन देखा भगवान की दया से, बाकी तीनों मैंने देखे भी नहीं, और मैं ये चेक करता तो ये गलत होता, ये चेक करता ये गलत होता, सबसे पहले जिस पे नजर पड़ी वही सोल्व कर लिया, वही आंसर आ गया। अच्छा खैर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। illuminated object at a screen placed 90 centimeter apart, the focal length and the nature of lens required to produce on the screen twice the size of the image। देख दोगुना प्रोड्यूस करना है तो मैग्निफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 2, और ये किसके बराबर आ जाएगा, v/u, तो इसका मतलब यहां से सीधा सीधा दिख रहा है मुझे v बराबर 2u, सही बात है। अच्छा तो उसने illuminated object at screen 90 centimeter apart, तो सीधा है ना कि v प्लस u क्या दे दिया उसने, 90, तो 3u किसके बराबर आ गया, 90, तो u किसके बराबर आ गया, 30, u 30 आ गया तो v कितना आ गया, 60। क्या पूछ रहा है वो, बता दो जो पूछ रहा है। अच्छा फोकल लेंथ पूछिए, तो ठीक है फोकल लेंथ बता दो उसे, तो 1/f मिरर है, लेंस है, क्या है, कहाँ लिखा हुआ है, मैं तो खो ही गया, नेचर ऑफ लेंस, लेंस है, तो 1/v माइनस 1/u, लेंस के लिए ये लगेगा, लगा दो इसको, निकाल लो, फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है दो ऑब्जेक्ट और बी प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, डिस्टेंस बिटवीन व्हिच पॉइंट बाय मिरर इज, बताओ कराना है कि नहीं कराना। एक बार v1 निकालोगे, एक बार v2 निकालोगे, दोनों के लिए अलग अलग चीजें निकालोगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे v1 माइनस या फिर v2 माइनस v1 कर लेना, उसका मोड़ ले लेना, ये आ जाएगा। कैसे निकालोगे, 15 सेंटीमीटर को लोगे पहले u1, टू ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 15 से, हाँ तो ये हो गया तुम्हारा u1, ये हो गया u2, इससे क्या आएगा v1, इससे क्या आएगा v2, v2 माइनस v1 करते ही दोनों इमेज जो फॉर्म हुई है उनके बीच की दूरी आ जाएगी, क्लियर हुआ। और डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, uv अपॉन में u माइनस, निकाल लेना इसको, यही से मुझे दिख रहा है कि u माइनस v, v तो निकालना ही है ना, सॉरी f में लिखोगे ना ये, uf अपॉन में u माइनस अच्छा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 दिया है तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 20, तो 15 माइनस 20, तो v1 तुम्हारा आएगा नेगेटिव, v1 क्या आएगा नेगेटिव, और v2 आ जाएगा तुम्हारा, v2 कहां है 25, 25 माइनस 20 पॉजिटिव, तो v2 पॉजिटिव आएगा, v1 नेगेटिव आएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस d बिटवीन द स्लिट s1 s2 1 mm, तो इसका मतलब d क्या गिवन है, विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज, इसको मैंने ए मान लिया, जैसे जैसे वहां डेरिवेशन में कर रहा था वैसे वैसे लिख रहा हूं, और मुझे 10 मैक्सिमा चाहिए डबल स्लिट पैटर्न में, एक सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर जो सिंगल स्लिट के अंदर बनता है, सिंगल स्लिट ने मान लो कोई फ्रिंज बनाई सेंट्रल मैक्सिमा वाली, तो मुझे पता है उसके दायरे कैसे होते हैं, उसके दायरे होते हैं 2 लैम्डा बाय ए के हिसाब से, वहीं पे जो सिंगल स्लिट की फ्रिंज विड्थ बनती है वो किसके हिसाब से बनती है, वो बनती है लैम्डा बाय डी, लैम्डा बाय डी, मुझे इसके अंदर ये 10 चाहिए, इसके अंदर ये, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि 2 लैम्डा बाय ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बाय डी बराबर 10, टॉफी बांटिए, नहीं आ समझ, ठीक है लैम्डा लैम्डा परेशान थे, हट गए, फिर मुझे निकालना था एक्चुअल में ए, डी तो पता है 1 mm भगवान की दया से दिया उसने, तो डी ऊपर चला गया,
और नीचे क्या रह गया, 2 भी ऊपर रह गया, नीचे 10 आ गया, इधर ए आ गया, तो d बाय 5 इज a। आगे समझ, d कितना था 1 mm, 1 mm डिवाइड बाय 5 इज 0.02 नहीं 0.2 mm। है क्या इसमें कोई नहीं, ये रहा, हो गया। हाँ ये था पेपर जिसके पीछे तुम रो रहे हो कि क्या बना दिया। हाँ हम्म, कैसे लेमडा बाई डी स्लिट की विड्थ कैसे आ जाएगी, देख ये डी है, ये ए है, अब बता ठीक है, कोई परेशानी। दिख रहा है सबको, दिख रहे हैं क्वेश्चन, अब दिख रहा है। ठीक है ऊपर वाला मुझे नहीं दिख रहा। दो लाइट बीम हैविंग इंटेंसिटीज I1 को इसने लिया है I2 को इसने लिया है 9I। इंटरफेरेंस टू फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज π/2 फॉर p। अच्छा देख, एक p है, p के लिए फाई कितना है, फेज डिफरेंस कितना है π/2। अच्छा मुझे इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई, सबको आता है ठीक है। I1 की जगह क्या रखना है I2 की जगह 9I और फाई की जगह ये हिस्सा हटा। तो मुझे बताओ आई पी किसके बराबर आ गया, ऐसे ही क्यू के लिए भी कुछ बोला होगा उसने, पी पाई पाई है इसके लिए 5, बाकी सारा डेटा वही है। तो ये कितना बन जाएगा आई, ये कितना बन जाएगा 9I, तो ये बनेगा 10I, और क्योंकि ये पाई है तो -1 होगा, तो ये लिखा जाएगा -2 तो है ही। अब सुनना ध्यान से, इसकी जगह आई लिखा है, इसकी जगह 9I लिखा हुआ है, तो आई स्क्वायर का आई बाहर आ गया, और यहाँ पे आई था ही, वो तो आ गया खैर बाहर। 9 का कितना हो गया √3, 3 दूनी 6, तो -6I लिखा हुआ है, तो कितना आ गया 4I। फिर पूछा गया है उसने, वो भी देख लो। देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इन, अच्छा इसकी p/q, IP माइनस IQ पूछ रहा है वो, तो 10I माइनस 4I कितना आ गया 6I, तो 6I आंसर है इसका, है इसमें 2 3 ये रहा, आ गया सही है, आ गया ये रहा। इसमें मुझे अभी तक समझ नहीं आया तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही थी इस पेपर में। ये जो तुम कर रहे हो फिर जो मैं बता रहा हूँ, इससे तो पता नहीं क्या क्या ऊपर किया है हमने। ये जो कर रहे हैं तो बेसिक में भी नहीं गिना जाएगा उसके हिसाब से। वायर ऑफ लेंथ L इन फ्रंट ऑफ ए सर्कुलर लूप A ऑफ 1 टर्न, ठीक है, दिस लूप इज रीशेप्ड इनटू लूप B ऑफ 3 टर्न्स, रीशेप्ड इनटू लूप ऑफ, ठीक है। मान लो मेरे पास L लेंथ है, एक तो L लेंथ को L लेंथ ही रहने दिया, एक बार L लेंथ को 3 टर्न में कन्वर्ट कर दिया, ये 1 टर्न में कन्वर्टेड है, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप A एंड B फॉर सेम करंट थ्रू देम, किसका A और B का, इसको मान लो एक टर्न कर लिया तो A कंडीशन मान ली, इसके लिए B कंडीशन मान ली, 3 टर्न है 3 टर्न है, तो उसके हिसाब से अगर तुम सर्कमफेरेंस निकालोगे और फिर एरिया का रेशियो उसके साथ देखोगे तो ये 1:9 आना चाहिए, ये तो रहा। लो मैं बताऊं ना इसको, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर जिंदगी में किसी ने ये सवाल पढ़ा भी नहीं है, जिस जो 12वीं में है भी नहीं, अगर आर्ट्स ले रखी है और उसका IQ 40 के आसपास भी है, कर लेगा वो ये सवाल, कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा सर्कमफेरेंस एरिया के हिसाब से खेल गया, 2 पाई सब में कॉमन है, इसमें भी 2 पाई कॉमन है, इसमें भी 2 पाई कॉमन है, ठीक है। एल को क्या मान लो, एल को मान लो कि चक्कर पर सर्कमफेरेंस, क्या मान लो, और उसके हिसाब से स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। इसका तो 1 का 1 ही रहेगा, इसका 3 का 9 हो जाएगा, 1:9 आ जाएगा आंसर, वो रखा खत्म। छठी क्लास की गणित है, फिजिक्स है भी नहीं इसमें। Reflecting type telescope has a concave reflector of radius 120 centimeter.
द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस टू सिक्योर मैग्निफिकेशन ऑफ 20। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे v बाई यू किसके बराबर गिवन है 20, तो v किसके बराबर आ गया 20u। ठीक है। अच्छा, इससे पहले इसने क्या बोला था, टेलीस्कोप ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया उसने, r दिया है 120, तो f कितना आ जाएगा 60। ठीक है, ओके। और ये जो टेलीस्कोप होते हैं इनकी मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है, इनकी मैग्निफिकेशन बराबर होती है f नोट बाय fe, अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद हो, और वही किसके बराबर है 20 के बराबर है। और यहां से मैं क्या निकाल चुका हूं ऑब्जेक्टिव लेंस की f नोट, तो f नोट की जगह 60 रख दोगे और ये हो जाएगा fe इंटू 20, तो fe कितना आ गया तुम्हारे पास 3 सेंटीमीटर। ये तो पूछ रहा था शायद, फोकल लेंथ पूछी थी, अभी कहाँ है, ये रहा, खत्म। इनके तुम चेक करते रहना, बस तुम्हें हर चीज बताता रहूंगा एक्सप्लेन करके, ऑप्शन तुम देख लेना कौन सा सही बैठेगा। यंग्स एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ ओ फॉर डार्क फ्रिंज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, नहीं गलत है ये तो, पता है ना दोनों की सेम होती है। अच्छा, इन यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर परफॉर्म्ड विद अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये तो बिल्कुल ही गलत है, व्हाइट लाइट को तो परहेज करते हैं, रंग बिरंगी फैला देता है हर जगह, कोई स्लिट ही नहीं बनती। हाँ, वो तुम देखो जानो, मैं तो ये बता सकता हूँ क्या सही है क्या गलत है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज 2f। देखते हैं इसको, देखो अगर तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होगा, अच्छा मिनिमम दूरी कब होगी, किस किस के बीच पूछी है इसने, ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, और यूज किया है इसने लेंस, यूज किया है लेंस, तो ये तो तब होता है ना जब दोनों के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हो, जैसे ही उससे आगे पीछे करोगे तो वो दूरी कैसी रहेगी, वो दूरी ज्यादा हो जाएगी, मिनिमम नहीं होगी। अच्छा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूरी पूछी उसने, डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछी, क्या पूछा है डिस्टेंस पूछा है, तो उधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के दोनों 2f 2f, तो कितना हो जाएगा 4f, इसमें कितना बोला है कन्वेक्शन 2f, तो ये गलत हो गया, कितना आना चाहिए था 4f आना चाहिए था। बेसिकली दूरी होती है u प्लस v, दूरी क्या होती है u प्लस v, u को भी क्या होना पड़ेगा 2f, v को भी क्या होना पड़ेगा 2f, तभी तो मिनिमम हो पाएगा। डन, ओके। पहले वाला गलत, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज मिनिमम व्हेन इट्स मैग्निफिकेशन इज 2, ये भी गलत है, 1 होनी चाहिए मैग्निफिकेशन। हाँ तो वो तुम जानो ना भाई, तुम कौन से भांग के नशे में बनाया तुम्हारे पेपर, वो तो मुझे क्या पता। क्या पता कच्ची चवाली हो। पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूजिंग इज हायर एट टाइम ऑफ स्विचिंग ऑन, ये तो मैंने तुम्हें बता रखा है कैपेसिटर के केस में, और क्योंकि सर्किट में सारे एलिमेंट होते हैं, रेजिस्टर भी होता है सर्किट एलिमेंट के नाम से, तीन नाम जाने जाते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। कैपेसिटर को जब ऑन करते हो तब दिक्कत है, इंडक्टर को जब ऑफ करते हो तब दिक्कत है। इंडक्टर के हिसाब से चीजें कब फूकती है, जब स्विच ऑफ हो रहा होता है, क्योंकि वो बदलाव को रोकता है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल कर देता है, इसीलिए कभी पैरेलल में लगाने चाहिए ऑब्जेक्ट, कैपेसिटर में सीरीज में लगाने चाहिए, क्योंकि दूसरे वाले में बहुत ज्यादा स्टोर करवा देता है जब ऑन हो रहा होता है, वो जब ऑन हो रहा होता है, क्योंकि वहां पे रेट मैक्सिमम होता है। तो तीनों उसने एलिमेंट की तो बात की नहीं, कौन सा एलिमेंट यूज किया है, तो मैं तो आरएलसी मानूंगा, आरएलसी मानने में ऑन पे भी और ऑफ पे भी दोनों पे दिक्कत है, ये सही है। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूसेस सर्ज एट द टाइम ऑफ स्विच ऑफ, देखो बिल्कुल सही है ना, और स्विच ऑन पे भी वो उल्टी डायरेक्शन में सर्ज प्रोवाइड करता है, ये भी सही है, दोनों सही है इसमें। 16वां देखो, करंट कैरिंग स्क्वायर लूप मेड अप ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल इज मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क व्हिच इज ग्रेटर देन टॉर्क ऑन अ सर्कुलर लूप, गलत है ये, दिख गया होगा तुम्हें, कोई बताना चाहेगा क्यों गलत है, छोड़ो, मुझे बताओ। एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, उसने कोई पैरामीटर दिया है क्या, मुझे पैरामीटर सेम रखने को बोला है ना उसने, सॉरी एरिया पाई एल स्क्वायर हो जाएगा, एरिया सर्कुलर लूप होगा तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या रख देंगे पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर, ओके। एरिया अगर स्क्वायर होगा तो गलत, लेंथ दी है ना उसने, तो कोई और एग्जांपल ले ले, मुझे लेना तो दोनों का पैरामीटर सेम है ना, तो ऐसा कर ले, इसको बोल दे पाई ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। मुझे बता एरिया किसका कम है, स्क्वायर का एरिया कम है, और वो उल्टा नहीं बोल रहा, देख लो, मैं तो जा ही नहीं रहा फिजिक्स पे, आधे सवाल तो ऐसे आई क्यू में निबट जाते हैं, थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे हो जाएगा, तो गलत हो गया पहले। हाँ। तो तभी तो बनेगा ना, देख जब ए रखा दोनों जगह, हाँ 4a बराबर एल, रुक जा करते हैं इस पे बात, मुझे बताया तो कहाँ हटका है, तूने कहा 4a पैरामीटर के हिसाब से 4a बराबर एल, हाँ अब अब
आर बराबर एल। अच्छा, और यहां ए ही लिख लेना इसको, ले आर लिख ले भाई। आगे जैसे तू बोलेगा वैसे करेंगे, फिर आगे में पिटेगा तू। हाँ, एल बाई टू पाई। हाँ, अब एक बात बता, एल बाई 4 बड़ा होगा या एल बाई 2 पाई बड़ा होगा? एल बाई 2 पाई बड़ा होगा, एल बाई 4 बड़ा होगा, एल बाई 4 बड़ा होगा। और ये छोड़ो, अब तूने पता है क्या करा है, मुझे यहाँ पे पैरामीटर सेम रखना था, तूने अलग अलग करवाया। देख पढ़, ध्यान से पढ़, एक एक लाइन पढ़ियो। करंट कैरिंग स्क्वायर लूप मेड अप ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड, it experiences a torque which is greater than the torque on a circular loop made up of the same wire carrying the same current in the same magnetic field। उसने लिखा ही नहीं है कि वायर की लेंथ सेम है, उसने लिखा है वायर सेम है। अगर वायर सेम है तो ज्योमेट्री सेम रखनी पड़ेगी, किस किस की, कॉइल की और लूप की। तुझे कैसे पता है, तुझे कैसे पता? देख, a square loop occupies more area than a circular loop। नहीं होता ऐसा। अरे मैं कह रहा हूं, सुन सुन सुन, यहां एरिया किसका फंक्शन होता है? साइड का। सब देखो भाई, जिसको भी ये वाली कंफ्यूजन है जो ये बोल रहा है, होती है, काफी बच्चों को होती है, बट ये अड़ जाए बस वो दिक्कत है। एक बार सुनने को रेडी नहीं है मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे ये किसका एरिया? स्क्वायर का। एरिया किसका फंक्शन है? साइड का। अच्छा, यहाँ एरिया सर्कल का किसका फंक्शन होगा? मुझे ये दोनों बराबर रखने पड़ेगा ना भाई, तभी तो एरिया कंपेयर करूंगा, किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। फॉर सेम एक्स कंपेयर करेंगे या फॉर सेम वाई कंपेयर करेंगे? तू खुद सोच के बता, निकालना वाई है। सुनने को तैयार नहीं है ना? एक बार सुन तो ले भाई, एक बार आंखें बंद करके सुन सुन। जैसे तू कुछ पॉलिटिशियन के बारे में सुन नहीं पाता ना, चाहे वो कितनी मक्कार हो, ऐसी ये थोड़ी आदत सुधार, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ला दिमाग में। सुन, मैं कह रहा हूं कि मुझे y1 y2 कंपेयर करना है, और ये दोनों किसके फंक्शन है? x के। तो इन दोनों को सेम x के लिए कंपेयर करूंगा या y1 y2 सेम रख के कंपेयर करूंगा? तो ऑलवेज ही बराबर आएंगे चाचा। समझ आ गया? यह एरिया किसका फंक्शन है? सैड। तुम्हारी भाषा में सैड, साइड नहीं बोलते ना, उधर बैठा में साइड ही बोलते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल किसका फंक्शन है? रेडियस का। तो मुझे सेम x के लिए कंपेयर करने चाहिए इनके एरिया, एरिया सेम करके x और y ये सॉरी इनके x और x1 x2 कंपेयर करने चाहिए। सेम x तो तभी होगा ना। अब उसने रीजनिंग भी देख क्या दिया, रीजन दिया है उसने कि लूप ऑक्यूपाइज मोर एरिया देन सर्कुलर कॉइल। मेरा तो इसका स्क्वायर का एरिया छोटा आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, और इसकी वजह से असर्शन भी गलत है, क्योंकि उसी बात के सपोर्ट में ही तो वो ऊपर वाली बात बोल रहा है। पढ़ के देख, दोनों गलत है चाचा। ठीक है, आगे देखो। डिटरमाइन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, डिफ्रेक्शन पैटर्न इतना, व्हेन लाइट ऑफ द वेव इतना, इंसिडेंट ऑन इट नॉर्मली। अच्छा, तो इसमें देखो सीधा सीधा हिसाब है, ब्लैक कलर लेते हैं। थीटा किसके बराबर होगा यहाँ पे? फॉर मिनिमा। वो छोड़ो, मुझे ये बताओ मिनिमा कब आता है? मिनिमा आता है इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए क्या आता है? सामने देख ले, फिर अटकेगा तो। यहां क्या लिखा हुआ है? और यहां बैठा के मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। मिनिमम कब आएगा? ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा। पहला मिनिमम चाहिए होगा तो मैं क्या रखूंगा इनकी जगह? 1, क्योंकि मिनिमम में जीरो नाम की कोई चीज नहीं होती। तो मुझे बताओ यहाँ, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं? n1 है, थीटा ही लिखा जाएगा लेमडा बाय। क्या मुझे लेमडा पता है? ये रहा। ए पता है? ये रहा। निकाल लो। 1 नंबर का था जो 2 नंबर का दिया हुआ है। तुम दोनों देख रहे हो, ये है पेपर तुम्हारा, और मैंने क्या कराया था? कंपेयर करो उससे। छोटा सा बिलअप है, बॉटम टैंक कंटेनिंग वाटर डेप्थ 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस? ओ, ये तो एनसीईआरटी का है ना, डेटा भी मुझे एनसीईआरटी का लग रहा है, और ये तुमसे नहीं होगा, मतलब हो जाएगा पर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें साइन 47 49 क्या किसे पता है वो वैल्यूज? देख लेते हैं ना एक बार क्या कहना चाह रहा है, क्या पता डेटा इजी हो, क्योंकि मेरे दिमाग में तो लगभग यही है। स्मॉल बल्ब बॉटम टैंक कितना, इतना डेप्थ उसने 80 सेंटीमीटर बोल दी ना, ठीक है।
what is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? एरिया निकालना जो पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, और आर इक्वल टू एच टेन थीटा होगा, ठीक है। और टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? टेन थीटा बराबर आ जाएगा आर बाई एच, वो तो है ही, ठीक है, तभी तो ये लिख पा रहे हो। ये दोनों बातें क्लियर है तुम्हें? यहां से आर निकालोगे, एच कितना है तुम्हें? एच दिया है 80, एच दिया है 80, ठीक है। और टेन थीटा कहां से निकालोगे तुम? टेन थीटा निकाल के लाओगे तुम साइन थीटा से। कैसे समझना, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/n, पढ़ा है कभी क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो 1/n इज 1/1.33, कैलकुलेटर से करो डिवाइड, 1.33, 1 डिवाइड बाय 1.33, कैलकुलेटर निकालो जल्दी, साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए हो। हाँ, ये कितना होता है? तो 3/4 हो गया, तो 3/4 भी तो मुझे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा ना। साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू निकालो, साइन इनवर्स 3/4 जल्दी, साइन इनवर्स 3/4, गूगल कर ले इससे तो। अरे किसी के पास वो नहीं है, वो सीरी पेरी सी होती है वो। अरे बोल के बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत? अपने मास्टर से बोलना जिसने पेपर बनाया, इसकी वैल्यू निकाल दे बस, तू नंबर सारे काट ले मेरे, इसकी वैल्यू निकाल दे, तू जा, तू निकाल दे, ठीक है। जो ऐसा सवाल दे रखा है। अच्छा, ये आ गया। अब मुझे ये पता है, अब ऐसी नीचे बैठ चुपचाप, ऐसी मुझे बताओ 10 48.69 की वैल्यू, दोबारा कैलकुलेटर देख के बताओ क्या। भाई तू जो करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बैच से। अब मैं परेशान हो चुका हूँ, तुम्हें पढ़ा पढ़ा के मेरे अंदर जो एनर्जी रहती है उसकी एक पैसे की भी एनर्जी तुम्हारे पास नहीं मिलती। कोई ना तो काम पूरा करके लाता है, कोई ना क्लास तेज चलवाने को राजी है, एडवांस सबको क्लियर करना है। अब ऐसे होता है, निकालो ये जल्दी। मजाक के मोड में तब आया करो जब लायक हो। एक तेरा है, एक तीन, ठीक है। तो ये आ गया 10 थीटा, तो आर तुम्हारा कितना आ गया? आर आ गया, आर इक्वल्स टू एच कितना है? 80 इंटू 1.13, निकालो ये भी फटाफट, चलो ये तो मैं ही निकाल लेता हूँ। 8 या 24, 2 8 एकम 2 10, और फिर 8 एकम 8 1 9, तो ये आ गया तुम्हारा 90.4, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है 22.7 इंटू 90.4 का स्क्वायर, ये करोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब बस एक बार ये बोल देना कि सर मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए नहीं, कॉन्सेप्ट तो मुझे आपसे ज्यादा आता है, जितना मैंने पढ़ा रखा, अगर तुम्हें उतना आता होगा ना तुम ये बात बोल पाते। मुझे बस ये बता दो ये करोगे कैसे, अगर पेपर में आ गया तुम बताओ कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा, ओपेन मिरर इक्वेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर प्लॉट ग्राफ, ये कराया हुआ है मैंने, याद है? बहुत सारे ग्राफ करवाए थे, जी एडवांस के भी सारे ग्राफ करवाए हुए थे, ठीक है। अगला देखो, कंडक्टर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 100 टेस्ला, इफ चार्ज ऑफ 5 कूलम्ब पासेस थ्रू इट इन 5 सेकंड। तो मुझे यहां से करंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि करंट कितना आ गया तुम्हारा? करंट आ गया 2 एम्पियर शायद, है ना? नहीं, 5/5, 1 एम्पियर आ गया। कैसे आया 1 एम्पियर? क्यू बाई टी इज करंट, आई आ गया, ठीक है। आई निकलने के बाद वो कह रहा है फाइंड द फोर्स, फोर्स होता है बिल, याद हो तुम्हें? आई कितना है? 1, लेंथ दी है क्या उसने? 10 सेंटीमीटर, और बी कितना है? 100 टेस्ला। 10 सेंटीमीटर को लिखोगे 10 × 10⁻², सुलझा लो, आंसर आ गया, खत्म। ये था 1 नंबर का सवाल था, बता 2 नंबर कितना है? कितना है सेक्शन बी में, कितने नंबर के सवाल होते हैं? 2 के 2 नंबर का सवाल दिया होगा, ये बता। शो दैट द करंट लैग्स बाय π/2 इन फेज थ्रू, कराना है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, करानी है पक्का, क्योंकि एक ही चीज बार बार करते रहोगे तो आगे कब बढ़ोगे। ये एज इट इज क्लास में डन है ना। फिर वो बोल रहे हैं स्मॉल स्मॉल फ्लैट सर्च coil of 2 centimeter square with 25 closely wound turn is placed on the pole of a powerful loudspeaker magnetic है वो स्पीकर, ठीक है। quickly snaps from field, total charge flow in coil 7.5 माइक्रो कूलम्ब, if the resistance of the coil is 0.5 ohm, what is the field strength of the magnet, ठीक है। लगाते हैं पहले इसमें क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। हमें गिवन है एक तो स्मॉल फ्लैट सर्च ऑफ कोई एरिया गिवन है मुझे, ये सारा छोटा करो।
दिख रहा है सबको? अब दिख रहा है? ठीक है, ऊपर के तो हो गए, उनको हटा दो, क्या दिक्कत है? क्या क्या गिवन था मुझे? स्मॉट फ्लैट सर्च कोई एरिया, एरिया गिवन है मुझे कितना, हाथ रख लेता हूं ताकि ट्रैक रहे। हाँ, 2 इंटू 10⁻² का, ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आया ना? -4 क्यों लिखा? क्योंकि पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻⁴ आ जाएगा। फिर 25 क्लोज नहीं, एन गिवन है मुझे, 25 आ गया। is placed between the poles of a powerful loudspeaker magnet and then quickly snatched out of the field region. अच्छा, the total charge flown in the coil is, चार्ज कितना फ्लो करा है? 7.5 माइक्रो कूलम। माइक्रो भी नहीं है, मिली कूलम है। मिली कूलम मतलब इंटू 10⁻³ कूलम, ये चार्ज हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 0.5 ओम। व्हाट इज द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये निकालना है। फील्ड स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, ठीक है। तो मुझे गिवन है चार्ज आर ए क्यू। अच्छा, तुम्हें वो वाला फॉर्मूला याद है? हमने लिखा था कुछ कुछ d∅/dt, याद है कुछ कुछ? और इस d∅/dt में करंट इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो करते हैं इसको। मुझे पता है तुम्हें दोबारा से कराना पड़ेगा, डायरेक्ट तो तुम वैसे भी नहीं बोल पाओगे। d∅/dt लिखा जाएगा। अच्छा, फाई d∅/dt एफ होता है मोटा मोटा, है ना? फाई खुद किसके बराबर होता है? बी है, तो डी बी बाहर a/dt लिखा जा सकता है ये, है ना? और इसमें b तो निकालना ही है मुझे। e को क्या लिख सकते हैं? e को लिख सकते हैं i इंटू आर। i को क्या लिख सकते हैं? q/t इंटू आर, b/a/t, क्योंकि एरिया भी यहां पे फिक्स है। तो जब एरिया फिक्स है तो da/dt क्या आ जाएगा? a/t, ठीक है। t से t कैंसिल, r किसके बराबर आ गया? ba/q। सब गिवन है, निकाल लो। बोल दो क्या ईएमएफ की क्लास 1 में सब हुआ नहीं था क्या? ये जो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छे लेवल की चीज है तो क्लास 1 में ही हो जाती है। तुम तो पढ़े हुए, लाइव सर्च करना ईएमएफ लेक्चर 1, दिख जाएगा ये। इससे कुछ और भी बहुत सारी अच्छी चीजें दिख जाएंगी। वैल्यू तो रख लोगे, घर तक तो नहीं छोड़ के आना। अच्छा, आर नहीं, मुझे बी निकालना था ना, तो बी निकाल लो। बी किसके बराबर आ जाएगा? QR/A। क्यू गिवन है, आर गिवन है, ए गिवन है, खत्म काम। ओके। अच्छा, सेक्शन जी पे आया डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट तुमने बताया होगा। एक्सप्लेन सिंगल इमेज एक्सपेरिमेंट विद नियर एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, नियर एंड क्लीन, वाह, नीट एंड क्लीन डायग्राम। ये तो नहीं करवाना, और तुम्हें वो नहीं करना सिंगल इमेज एक्सपेरिमेंट जो मैंने करवाया था, वो जो हमने करा था ना, वो नहीं करना तुम्हें। कौन सा वाला करना है? जो मैंने तुम्हें बताया था कि सीबीएसई वाले दांत से भी देख लेते हैं चीजें, याद आया? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है भाई ऐसे रिस्पॉन्स के साथ पढ़ाना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं। एक बार को ठीक है, मैंने अपना ये प्रिंसिपल तोड़ दिया, कम बच्चों को पढ़ा लूंगा, बट ये प्रिंसिपल मैं कभी नहीं तोड़ पाऊंगा कि अगर दीवार बैठी है मैं पढ़ा लूं चुपचाप। हाँ, वही सीबीएसई वाला, बस वो करना है तुम्हें, वो वाला नहीं करना जो मैंने वो करवाया था तुम्हारे, जो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके स्प्लिट विड्थ की ही मैंने एक फंक्शन बना लिया था उसको, दो अलग अलग तरीके से, वो नहीं करना तुम्हें। वो कर दोगे तो वही डर जाएगा जिसको करके दिखाओगे, बस। और डायग्राम कैसे दिखाओगे कि मुझे सोर्स को इनफाइनाइट करना है, तो बीच में क्या लगा दोगे? इधर भी कॉन्वेक्स लेंस लगा दोगे, इधर भी कॉन्वेक्स लेंस लगा दोगे, तो जो स्लिट है उसके लिए स्क्रीन भी इन्फिनिटी पे हो जाएगी और सोर्स भी इन्फिनिटी पे आ जाएगा, वो सब चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर विद साइड पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन एन एनवायरनमेंट कंटेनिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। यहां तक ही समझते हैं, पहले क्या बोल रहा है वो। एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है, स्क्वायर लूप, इसको छोटा कर रहा हूं फिर बाद में जगह ना बचे तो। एरिया दिया है उसने, ए दिया है, कहा था, कौन सा सवाल था? 12 सेंटीमीटर ए दिया उसने, इसको लिख लिया मैंने 0.12 मीटर, ठीक है, चलेगा। ये ए है, एरिया नहीं है। एरिया क्या होगा इसका? स्क्वायर, वो हो जाएगा 0.0144, ठीक है, ओके। फिर उसने बोला कि इट्स साइड पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। साइड किसके पैरेलल है? एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है साइड, तो चलेगा वो फिर जेड एक्सिस में, है ना? तो ऐसा कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं जेड एक्सिस, और एक साइड उसकी कॉइल की किसके पैरेलल हो गई है?
एक्स एक्सिस के, और एक कोइल किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के। तो मेरी कोइल ऐसी है और वो इधर जा रही है v वेलोसिटी से। ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस, ठीक है, शाबाश, ओके। और वेलोसिटी भी दी थी उसने, कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको मैं लिख रहा हूं 0.08 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सब कुछ ऐसे में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन moves with a velocity of 8 centimeter per second in positive x direction। एक साइड x के पैरेलल बोली है उसने और एक साइड y के पैरेलल बोली है। अच्छा, तो कोई ऐसे जा रही है क्या, हाँ ठीक है, ये इधर नहीं जा रही, ये वेलोसिटी जा रही है तुम्हारी अंदर की साइड ऐसे, ये है वेलोसिटी, ठीक है। और कितनी है ये, 0.08 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बाकी देखते हैं सवाल क्या क्या कह रहा है। इन एन एनवायरमेंटल कंटेनिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ पॉजिटिव z डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव z डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में क्या लिखा गया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एक तो भाई फॉन्ट और लाइनिंग स्पेसिंग इतनी गंदी है ना, बार बार खो जाता है, कहाँ पे, and magnetic field in positive the field is neither uniform space nor in time। अच्छा, इसका मतलब B टाइम का भी फंक्शन है और स्पेस का भी फंक्शन है। B किस किस का फंक्शन है, टाइम और स्पेस का, दोनों का फंक्शन है, ठीक है। वैसे ये सिलेबस में है नहीं, पर पता नहीं क्यों डाल दिया, ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका मतलब B ऐसा नहीं है, B ऐसा नहीं है, B नॉन यूनिफॉर्म है। अभी B की लाइन नहीं बना रहा है, देखेंगे क्या है। नॉन यूनिफॉर्म अभी तक ये पता लगा, और कांस्टेंट भी नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म है। It has a gradient of 10 power minus 3 Tesla centimeter also negative x direction, नहीं, along negative x direction, that is it increases by Tesla per centimeter as one moves in the negative x direction। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जा कहाँ रहा है, अरे नहीं, पॉजिटिव z में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा कहाँ रहा है, पॉजिटिव z में, और जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव x में बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर ये मैंने पॉजिटिव एक्स लिया है तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली बी कैसा है यहाँ पे, बी, अब ध्यान से सुनना, अब एक एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या सोच के सवाल दिया गया है, बट हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर तुम, जिसने सवाल दिया वही सोल्व कर पाएगा, क्योंकि उसने क्लियरली ये आउट ऑफ सिलेबस चले गया एडवांस से भी। तो फंक्शन है टाइम का और एक्स का, देखते हैं अगर हो जाता है कुछ जुगाड़ मिला तो। मैं मान के चल रहा हूँ फील्ड ऐसा है, क्या नॉन यूनिफॉर्म है, हर लाइन को मैं दो वेक्टर कंपोनेंट की तरह तोड़ सकता हूँ, एक जेड में और एक एक्स में, एक जेड में और एक एक्स में, वैसे तीन में भी तोड़ सकते हैं अगर 3D है, तो एक एक्स में, एक वाई में और एक जेड में। उसने वाई के बारे में कुछ कहा है, एक बार पूरा सवाल और देख लेते हैं, सुनना ध्यान से, और तुम भी पढ़ते रहो साथ के साथ। As one moves in negative and it is decreasing in time at the rate of 10 power minus 3 Tesla determining the direction magnetic induced in the loop, ठीक है। वाई के हिसाब से कुछ नहीं है इसमें, हाँ, यही तो पढ़ा है मैंने भी, अब मेरी भी तो सुन ले, क्योंकि जो मैंने अभी बोला था वो शायद तू भूल गई। मैंने बोला था कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये तो बोला था, इसने फिर बोला नहीं, दोबारा से। मैंने ये पूछा था कि वाई में तो कुछ नहीं कह रहा ना वो, तो मैं इसको वाई में तोड़ूंगा ही नहीं, वाई में मैं इसके टुकड़े किस में करने वाला हूं, एक्स और जेड में, किसमें, एक्स और जेड में, और एक्स में मैं नेगेटिव मानूंगा, स्लोप नेगेटिव मानूंगा, या फिर ये मान लो कि रेट कैसा मानूंगा, डिक्रीजिंग। तो मैं बोल दूंगा इन, मेरे हिसाब से इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस रेट इज, और डिक्रीजिंग रेट नेगेटिव में होते हैं, डिक्रीजिंग रेट नेगेटिव में होते हैं। तो एक कंपोनेंट में इसका लूंगा एक्स एक्सिस में, एक होगा तुम्हारा बी एक्स, है ना, और एक होगा बी टी। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से बदलेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के हिसाब से बदलेगा, ठीक है। अच्छा, तो एक तो मुझे निकालना है डीबी बाई डी एक्स और एक मुझे निकालना है डीबी बाई डी टी। ये कौन सा डेरिवेटिव है, पार्शियल। क्यों पार्शियल, क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, डीबी बाई डी का मतलब है कि एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में किस रेट से बदल रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में उसने दिया था कहीं ये 10 पावर माइनस 3 टेस्ला, और माइनस का 10 पावर माइनस 3 टेस्ला हो जाएगा। रीजन माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव में बढ़ रहा था तो पॉजिटिव में घटेगा। अच्छा, और टाइम के हिसाब से क्या है उसका, माइनस 3 टेस्ला पर सेकेंड, ये टाइम का है ना। अच्छा, और ये पर सेंटीमीटर दिया है इसने, तो ये पर सेंटीमीटर दिया है ना, तो इसको हटाओ, माइनस 10⁻³ पर सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को किसमें बदलूंगा, मीटर में, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। तो ये आ जाएगा माइनस 10⁻⁻1 टेस्ला पर मीटर, तो ये आ जाएगा 0.1 टेस्ला पर मीटर। ये आ गया मेरा क्या, डीबी बाई
dx, यहां तक सब समझ पाए? ठीक है। अच्छा फिर dv बाई dt, dv बाई dt उसने क्या दिया है, ये तो टाइम टेस्ला पर सेकंड में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट है, 10⁻³ टेस्ला पर सेकंड। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो मेरे पास दोनों चीजें आ गई हैं। अच्छा अब ये दोनों एक साथ अगर हो रहा है और उसने बोला है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक और इंड्यूस करंट इन द लूप, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है मुझे। ठीक है, देखते हैं। पहले तो ईएमएफ निकालो, ईएमएफ इज डी फाई बाय, उससे भी पहले फाई निकालो। देखो मुझे कुछ नहीं पता लग रहा, मैं जैसे जैसे सवाल जो जो पूछता जा रहा हूं उस हिसाब से पीछे दौड़ता जा रहा हूं उसके। अच्छा फाई किसके बराबर होगा? बी डॉट ए, बट बी मेरा फंक्शन है किस किसका? इनटू ए, ऐसे लिखा जाएगा। अभी बात समझ में आती है? अच्छा तो डी फाई बाय डी टी कैसे लिखा जाएगा? डी फाई बाय डी टी, सुनना ध्यान से, ऐसे लिखा जाएगा, ए बाहर, ए बाहर, यहां लिखा जाएगा डी बी बाई डी टी, और यहां लिखा जाएगा प्लस डी एक्स बाई डी टी डी बी बाई डी एक्स, यहां स्पेस और यहां टाइम, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना है तो इस तरीके से तोड़ के डिफरेंशिएट करेंगे उसको। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा ए डीबी बाई डी टी इज कितना है मेरे पास, प्लस, अच्छा 10⁻³ है ना, प्लस dx बाई dt इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी ये रही 0.08 इंटू dv बाई dx माइनस का 0.1 टेस्ला। ठीक है, एरिया भी मुझे पता है 0.0114 है ना। तो मैंने ईएमएफ तो निकाल लिया। अच्छा इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका भी इंटीग्रेशन बेसिकली मैंने इंटीग्रेट करके ही निकाला है, क्योंकि dx बाई dt को वेलोसिटी इंटीग्रेट करके ही बोल पाएंगे, और dv बाई dx कैसे नॉर्मलाइज होगा? जब इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे लिखो, अब बनी है पूरी, तो मैंने इंटीग्रेट डिफरेंशिएट साथ में ही कर दिया। ठीक है, ये जो पहला इंटीग्रेशन है ये किसके नाम पे है? x, और दूसरे वाला जो इंटीग्रेशन है वो किसके नाम पे है? x t, दोनों, सॉरी ये अंदर वाला, अभी तुम्हें ये वाली मैथ्स नहीं आती, जैसे करा रहा हूं वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा। अभी तो अंदर वाला t और बाहर वाला bxt। ठीक है, जब ऐसे करेंगे और अंदर वाला सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा ए की भी वैल्यू कितनी है? 0.0144, और बाहर दोनों में माइनस है, कॉमन ले लूं, बाहर माइनस, बाहर माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचा 10⁻³ और इसको सुलझाओ, ये आ जाएगा 0. इसको लिख लो 0.001, और ये हो जाएगा 0.008। तो क्लियरली मेरा आंसर आ गया 144 इंटू 0.009। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 6, और फिर 9 चौक 36 और 3 39, फिर 9 एकम 9 और 3 12। ठीक है, और कितने डिजिट पहले आएगा डेसिमल? 3, और ये भी कितना? 4, 4 और 3 7, तो इंटू 10⁻⁻7 लिख दूं, और 10⁻⁻7 लिखने से पहले यहां डेसिमल लगा दूं तो 10⁻⁻4 लिखा जाएगा। ये आ गया, ये तो आया अभी ईएमएफ। ये क्या आया? ईएमएफ आ गया माइनस का 1.296 इंटू 10⁻⁻4, जिसको मैं -1.3 इंटू 10⁻⁻4 बोल दे रहा हूं। ठीक है, पूछा क्या उसने पूछा है डिटरमाइन दी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप। तो इंड्यूस करंट निकालना है तुम्हें। इंड्यूस करंट के लिए तुम्हें आई ईएमएफ को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आर। आर कहां है ढूंढो इसमें, नहीं होगा फिर ये सवाल, यहां तक कर सकते थे मैक्सिमम। अबे आर ही नहीं, आर की जगह रखा है क्या फिर? ठीक है, तो आप एक काम करना, ये वाला सवाल है डाउट में लेके जाना, अपने टीचर से पूछना, बस ये सर करा दो, बस करा दो, और मुझे ना ये समझा दो ये कैसे आता है, बस। ठीक है। तुम देख रहे हो डबल इंटीग्रेशन तुम्हारे जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, फिजिक्स में कहां से आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन? ठीक है, अच्छा नहीं पॉसिबल तो हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे भी कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, उसमें तुम कुछ नहीं कह सकते किसी को। वो तो कांस्टेंट बी या यूनिफॉर्म बी के लिए पढ़ के आया उसने, यहाँ पे बी क्लियरली बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म है, दोनों में, स्पेस में भी और टाइम में भी। बी नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है टाइम में,
वो सिलेबस के दायरे में खेल के बोल रहा है ना। मैंने भी तो तुम्हें यही बताया था कि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अभी उन्हें पढ़ नहीं सकते। यही तो याद है ना, तो ये तो मैंने भी कहा था, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो देखो तुम्हारे सामने कर दिया मैंने। बट तुम्हें थोड़ी ना ये सब आता है। तुम कहां से ये कैसे इमेजिन करोगे तुम कि ठीक है मैं डी बाई डी टी अंदर भेज देता हूँ, और डी बाई डी टी अंदर भेजते टाइम यहाँ डीएक्स बाई डीएक्स और डी टी कर लेता हूँ, और एक को वेलोसिटी बना दूंगा, दूसरे को बी बना दूंगा, अपने आप डिपेंडेंसी आ जाएगी। तुम्हें थोड़ी ना पता है सब। तुम्हें तो मेरे ख्याल से सेकंड ईयर तक भी पता नहीं लगेगा ग्रेजुएशन में। वो तो मैं चाह रहा था कि मैं कहां तक जा सकता हूँ सॉल्व, मैं यहां तक पहुंच पाया बस। क्योंकि करंट के लिए मुझे आर चाहिए, जब तक वो आर नहीं देगा मैं बता नहीं पाऊंगा कुछ भी। ठीक है। तो ये तुम उससे पूछ के लाओगे जिसने भी दिया है और मुझे बताओगे क्या है ये। ठीक है। अच्छा अगला देखो, स्फेरिकल सरफेस ऑफ, ये एक बार आखिरी करते हैं फिर उसके बाद में देखेंगे, है ना, क्योंकि उसके बाद मुझे भी काम है थोड़ा बहुत, उससे पहले निपटाना पड़ेगा। फिर मैं वहां पे निकलूंगा, तुम भी वहां पे निकलोगे, बीच में तुम्हें ब्रेक थोड़ा बहुत चाहिए होगा, ले लेना। स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, एयर सेपरेट इतना फ्रॉम द ग्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्लास, अ पॉइंट पी। आगे कहां है? अच्छा आगे तो अगले पेज पे होगा ना, इज प्लेस्ड इन एयर। ठीक है, इतना हिस्सा और वो वाला हिस्सा एक बार अगले पेज पे टिकाते हैं, और इसको खत्म करके फिर भाजी पाव खाते हैं, है ना। एक तो मुझे ये वाली फाइल खोलनी है, इसको क्रॉप करना है इतना। स्कूल वाला वो करवाएगा डिस्कस तुम्हें पेपर? तो अब तुम देना उसे घर से कि ये बेटा ये घर से करके ला। और मैं कह रहा हूं कि वो सोल्वेबल नहीं है उससे आगे, क्योंकि मैंने हर तरीके से देख लिया, बिट बाय बिट मैंने सवाल को पढ़ा है, टाइम भी लिया है अच्छा खासा, तब नहीं हुआ तो हो रहा है फिर तो। मौसम से करने का एक और तरीका नहीं हो सकता है कि ऐसे ही हम्म जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जिसमें वो दे रखा हो हम्म माइनस फ्राइडे, उसने बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हम्म मतलब टाइम के साथ हम्म मतलब डीवी बाय डी हम्म और उसमें आ है डीवी बाय डी एक्स। हम्म तो हम उस डीवी बाय डी एक्स को इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई नो में तो जब बात ही डीवी बाय डी टी की हो रही है तो डीवी बाय डी पता एक्स। है ऐसा मेरा भी जी करा करने का, पर पता है मन खट्टा कहाँ हुआ। काला रंग का है इसमें, ईरा, ईरा ईरा नहीं, मन की बात नहीं कर रहा हूँ, रंग की बात कर रहा हूँ। कहा था। क्या कर सकते हैं आप बता। मैं जब यहाँ तक सवाल पढ़ा ना, फिर मैंने दोबारा पढ़ा, फिर मैं एक एक लाइन पढ़ के एक एक लाइन पढ़ के, क्योंकि मेरा ये था कि अगर एक बार पूरा पढ़ेंगे तो शायद इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी, तो बिट बाय बिट सवाल को ब्रेक करते हैं। देख जहां जहां जो मुझे मिलता गया धीरे धीरे तुम्हारे सामने समझ समझ के छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता गया, जिस जिस चीज की जरूरत पड़ी उसके पीछे भागने लग गया, फिर जो जो मिलता रहा उसको वापस रखने लग गया, फिर आखिरी में आके पता लग गया, बाद में तो फिर पागल ही बना दिया, आर ही छुपा लिया है ना। और ये कौन से अब्बा जान कराएंगे भाई साहब? ये कौन है? एक, हाँ तो ठीक है, पूछ के आना, बिना आर के कैसे करोगे? और दूसरा, ये बच्चों को समझाओगे कैसे? चलो तुम्हें आता है, पर बच्चों को कैसे समझाओगे? सिलेबस में है ये जे एडवांस के? वो तो सीबीएसई का पेपर देना है, चलो वो भी बात गई, तुम्हें चमकाई चमकाई करनी है कर लो, वो एडवांस के पेपर में भी नहीं है ना वो चीज तो। अगर तुम्हें सवाल अच्छा बनाना है सिलेबस के दायरे में रह के बनाओ ना। ऐसे तो फिर अगर सिलेबस का दायरा ही नहीं रखना, फिर तो ऐसे ऐसे सवाल है, फिर तो रिसर्च लेवल पे सवाल है, फिर तो ऐसे एनपी हार्ड प्रॉब्लम भी होती है, एनपी प्रॉब्लम भी होती है, उनका क्या कर लोगे? वो भी दे दो। पहले खुद तो सोर करके लाओ, पर तुम्हें भी तो आना चाहिए जो तुम दे रहे हो, ये भी तो बात है एक। हाँ, a spherical surface of radius of curvature r separates air इतना। अच्छा ये तो पढ़ लिया था हमने फिर। found to have a real image q in the glass, the line pq cuts the surface at a point o, po बराबर oq, po बराबर oq। अच्छा तो इसका मतलब u बराबर v हो गया चुपचाप। अरे तो फिर बचे क्या है सवाल में? आओ, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये नहीं आता तुम्हें? फिर शर्म भी आनी चाहिए। इसको लिखो म्यू टू माइनस म्यू वन बाय, समझ आ गया क्यों लिखते हैं वी और यू? बस तो म्यू टू बाय म्यू वन बाय आर, ये भी आता होगा समझ फिर तो। क्या ऊपर वाला जान से मार दे, यू बराबर आर आ जाएगा। आर कितना है इसका?
कहाँ है? अच्छा गलती मैंने करी है, तुम्हारी गलती नहीं है, सुनो ध्यान से। ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, ये कौन करेगा? सॉरी, माय बैड। ठीक है, अच्छा और r इधर जाके आएगा तो r भी पॉजिटिव होगा। अब कर लेते हैं सोल्व। तो अब ये लिखा जाएगा म्यू 2 प्लस म्यू 1, म्यू 2 माइनस, उल्टा लिख दो इसको, r इधर ले आओ। मुझे r निकालना है, u पहले ये तो देख लो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, u निकालना है। u उधर ले जाओ, म्यू 2 प्लस म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू 1 बाय, नहीं u उधर ले गए थे, r ऊपर जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रखो एक एक। म्यू 2 कितना है? 1 और 1.5, 1.5 और 1 2.5। अच्छा, और 1.5 माइनस 1 इज आधा। आंसर आ गया 5r, r के टर्म्स में आंसर आ रहा है 5r आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा इस सवाल को हटा दो बस, एक ये 23वां सवाल हटा दो। मुझे बताओ क्या टफ है इस पूरे पेपर में? तुम्हारे सामने इतनी सी देर में 24 क्वेश्चन यही हैंड टू हैंड सोल्व हुए, समझाने समेत, पर्सनली सोल्व नहीं किया मैंने बैठ के। तुम कैसे कह सकते हो यार ये पेपर टफ है, इसमें तुम टॉप नहीं मार पा रहे हो, इसमें तुम इतने नंबर नहीं ला पा रहे हो, इसमें 70 में 60 से ऊपर नहीं आ पा रहे, किस मुंह से कह सकते हो? एक बार देखो तो सही मैंने कराया क्या, शर्म तो करो। मैंने जो कराया उससे पीजी हो रही है, उससे तो ऊपर किताब नहीं है एडवांस के लिए। एडवांस के लिए सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है रोडो नाम लेने लग जाओ, क्रोटो बोलने लग जाओ, ऐसे लेना बोलने लग जाओ, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। इस एग्जाम स्पेसिफिक तो उससे बढ़िया किताब नहीं है ना अभी। उस आदमी ने इतनी सारी मेहनत करके 10-12 साल लगा के, वो भी IIT एलुमनाई है, पता नहीं कब से पढ़ रहा है सेम चीज, कब से तैयारी करवा रहा है, काफी अच्छा लेवल है उसका भी। तुम्हें पढ़ने से ही पता लग जाए कि वो आदमी बहुत पहुंची हुई चीज है। उसने इतनी मेहनत करके वो किताब बनाई है और एडवांस स्पेसिफिक बनाई है कि क्वेश्चन चुना हुआ गिना हुआ है, उस थ्योरी से वो किताब हो जा रही है, और तुम कह रहे हो ये पेपर नहीं हो रहा। एक सवाल हटा दो बस, कितने नंबर का है? सी सेक्शन में कितने नंबर के सवाल आते हैं? हटा दो 3 नंबर, बचे 67, 67 अंग्रेजों के लिए। 70 में 67 तो लाओ, और मैं बता रहा हूं उसमें सभी नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि कोई कैसा भी आदमी होता होगा IITian, आर तो फिर भी निकाल के ला पाएगा ना वो। जो चीज मिसिंग है कैसे कर देगा? ऐसे थोड़ी ना IITian तो बच्चा भी पैदा कर देगा, लिमिट है ना, तो आर तो उसको भी चाहिए होगा, तो इस पे सभी नहीं नंबर मिलेगा। तो लो, हो रहा है अभी 70 में 70 बैठने चाहिए तुमसे। और मैंने जो कराया ऐसा भी कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं लिखा, इस 23वें सवाल को छोड़ के कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं लिखा जो मैंने क्लास में ना कराया हो, एक पॉइंट। कैसे करके मानोगे भाई? बाकी इसके बाद कितने सवाल बचे हैं? कितने टोटल कितने सवाल है तुम्हारे यहाँ? 33 सवाल है, तो कितने 9 सवाल बचे हैं। कर लेंगे वो भी, आधे घंटे में कर लेंगे, एक बार ट्राई करके आना, उनको भी कर लेंगे वो भी, तुम्हारा पूरा पेपर ही हो जाएगा डिस्कस, है ना। फिर देखते हो तुम्हें कितने आ रहे हैं कितने नहीं, कितने बहाने बना रहे हो, कितने तुमसे हो रहे हैं, कितने में तुम रो रहे हो। पर बहुत गलत बात है ये सब। अब इसका नाम क्वाड्रेटिक से सेव किया जाए या तुम्हारे पेपर के नाम से? क्वाड्रेटिक में भी आज तुम बहुत स्लो चले हो, बहुत ज्यादा स्लो।